आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब के बारे में जो इतनी असरदार है कि आपके जीवन के निराशा भरे पलों में भी आपका हौसला बढ़ा देगी। किताब का शीर्षक है सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड और इसके लेखक हैं नेपोलियन हिल और डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन। ये किताब एक सेल्फ हेल्प बुक है, यानी कि जब कभी आप जीवन में निराश हो या हताश हो और आगे बढ़ने के लिए कोई राह न दिख रही हो, तब ये किताब आपके काम आएगी। आपके लिए ये जरूरी है क्योंकि अक्सर हम अपने सपनों को पूरा करने से डरते हैं, पर एक किताब हमको सिखाती है कि कैसे उस डर को हराकर हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके लेखकों का मानना है कि किसी भी सेल्फ हेल्प या मोटिवेशनल बुक का मूल्यांकन इस बात से होना चाहिए कि उसको पढ़कर हमें किस तरह की प्रेरणा मिली। अपने जीवन में कुछ प्रभावशाली काम करने के लिए, किसी बड़े काम को अंजाम देने के लिए हम कितने प्रोत्साहित हुए, उस लिहाज से देखें तो इस किताब ने हजारों लोगों को प्रेरित किया है। बहुत से लोग जीवन में आगे बढ़ पाए, अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के विकास पर ध्यान दिया, जीवन आनंदमय बनाया और अपने सपनों को पूरा किया। किताब के बारे में जानने से पहले आइए थोड़ा सा हम इसके लेखकों के बारे में जानें। इस किताब के सह लेखक नेपोलियन हिल का जन्म यूएस के साउथ वर्जीनिया में 1883 में हुआ था। उनके जीवन पर सबसे ज्यादा असर उनकी सौतेली मां का रहा, जिन्होंने एक चंचल और नटखट नेपोलियन को जीवन की सही राह दिखाई। एक बार 1908 में नेपोलियन को अमेरिकन उद्योगपति एंड्रू कार्नेगी का साक्षात्कार करने के लिए भेजा गया। नेपोलियन उस वक्त कॉलेज में पढ़ते हुए एक मैगजीन के लिए काम करते थे। बातचीत के दौरान दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई और एंड्रू ने नेपोलियन को एक काम दिया। काम था अगले 20 सालों तक नेपोलियन अमेरिका के बड़े से बड़े उद्योगपति और सफल शख्सियतों के बारे में पढ़ें, उनसे मिलें, बातचीत करें और उनसे मिली सीख के आधार पर एक किताब लिखें। इन 20 सालों में एंड्रू नेपोलियन को एक भी पैसा नहीं देंगे, सिवाय इस काम में लगने वाले खर्च के अलावा। पर हाँ, अपनी पहुंच के जरिए एंड्रू नेपोलियन को बड़ी बड़ी शख्सियतों से मिलना आसान करवा देंगे, लेकिन अपने खुद के गुजारे के लिए नेपोलियन को पैसे कमाने होंगे। उन्होंने ये चुनौती स्वीकार कर ली। 20 सालों की कड़ी मेहनत और कई बड़े लोगों से बातचीत के बाद नेपोलियन ने अपनी सारी खोज को एक किताब के रूप में प्रकाशित किया साल 1937 में, जिसका नाम था थिंक एंड ग्रो रिच। ये किताब 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण किताबों में से एक मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अनगिनत लोगों ने इस किताब को पढ़ा और अपनी जिंदगी को कई गुना बेहतर बनाया। तो आप भी सोच रहे होंगे कि बुक थिंक एंड ग्रो रिच और इस किताब सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड में क्या रिश्ता है। तो बात यह है दोस्तों कि थिंक एंड ग्रो रिच के लेखक नेपोलियन हिल सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के सह लेखक तो हैं ही, पर काफी तौर पर यह किताब थिंक एंड ग्रो रिच पर आधारित भी है। थिंक एंड ग्रो रिच में एंड्रू कार्नेगी के दर्शन के मूल सिद्धांत हैं, जो कि द लॉ ऑफ सक्सेस किताब में भी है और जो नेपोलियन हिल की अपनी विचारधारा और अनुभवों का लेखा जोखा है। सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड में, थिंक एंड ग्रो रिच में कही गई बातों के अलावा कुछ और भी है। ये किताब आपको बताती है कि दुनिया की सबसे अद्वितीय और चमत्कारी मशीन का इस्तेमाल आप अपने फायदे के लिए कैसे कर सकते हैं। ये मशीन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम कंप्यूटर की तरह है, जो कि है इंसानी दिमाग। अपने अंतर्मन में छुपी अपार शक्तियों का उपयोग कैसे और कब करना है, ये भी इस किताब में बताया गया है। अपने सपनों, अरमानों, इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को दबाए बिना अपने जीवन के उद्देश्य को कैसे हासिल करें, ये इस किताब में बताया गया है। अपने अंदर की शक्ति को कैसे पहचानें, उसका इस्तेमाल कैसे करें, जिससे कि ना तो भगवान की मर्जी का विरोध हो और ना ही किसी इंसान का कोई हक छीना जाए, पर आपको आपकी मंजिल भी मिल जाए। ये इस किताब में बताया गया है। तो एक बात बताइए, क्या आपने जीवन में महत्वाकांक्षी होना और हजारों मुश्किलों के बावजूद अपने लक्ष्य को पाना सीखा है? नहीं? तो ये किताब आपको सिखाएगी। इसमें बताए गए सिद्धांतों का पालन कर आप जीवन में बड़े बड़े सपने देखना और उन्हें साकार करना दोनों सीख सकते हैं। बल्कि इस किताब को पढ़कर बहुत लोगों ने अपनी खुद की किताबें भी लिखी हैं। मिसाल के तौर पर ऑग मैंडिनो ने अपनी किताब द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड को तब लिखा जब उन्होंने सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को पढ़ा।
एक और उदाहरण है नॉर्मन विंसेंट पीएल का। सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की पहली कॉपी 1960 में आई थी। तो क्या आप तैयार हैं दोस्तों इस सफर पर हमारे साथ होने के लिए? उम्मीद है आपको मजा आएगा। अगले भाग में हम बात करेंगे इस किताब में बताए गए सिद्धांतों और कुछ कहानियों की, जिनसे हमें कोई न कोई सीख जरूर मिलती है। और आपको इस किताब से क्या उम्मीदें हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। आप सुन रहे हैं पीयूष को कुकू एफएम पर। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष हूं और आप सुन रहे हैं कुकू एफएम। हम जिस किताब के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। इस किताब के लेखक हिल और स्टोन कहते हैं कि आपको इसके जरिए वो एक बहुत ही खास इंसान से मिलवाएंगे। उनका मानना है कि किताब के बारे में सुनते सुनते आप उस खास शख्स से रूबरू होंगे जो आपकी जिंदगी के मायने को बदल कर रख देगा। एक ऐसा शख्स जिसके पास होगा एक अदृश्य तिलिस्म, जिसकी दो ताकतें हैं, पीएमए और एनएमए। पीएमए की ताकत आपको सकारात्मक और ऊंचाइयों से भरा जीवन देगी, जबकि एनएमए की शक्ति आपको नकारात्मक और हीन भावना से भरा जीवन देगी। अमेरिका के एक बहुत ही सफल उद्योगपति एसबी फुलर का जन्म बहुत ही गरीबी में हुआ था, लेकिन अपनी मां के दिए गए प्रोत्साहन और शिक्षा के बल पर उन्होंने आगे चलकर जीवन में ढेर सारा पैसा, नाम और शोहरत कमाई और कई बड़ी बड़ी कंपनियां भी खड़ी की। वे अपनी मां की कही बात कभी नहीं भूले कि हम गरीब जरूर हैं, लेकिन ईश्वर की वजह से नहीं। इस एक बात को ध्यान में रख फुलर ने अपने अदृश्य तिलिस्म की पीएमए ताकत को आवाज लगाई और वे बन गए एक बहुत बड़े उद्योगपति। उन्होंने अपने काम की शुरुआत शिकागो में साबुन बेचने से की। 12 सालों तक वो साबुन बेचते रहे। फिर उन्हें पता चला कि जिस कंपनी का साबुन वो बेच रहे हैं वो बिकने के कगार पर आ गई है। उस कंपनी को $1.5 लाख में खरीदा जा सकता है। उनके पास उस वक्त $25,000 की जमा राशि थी। उन्होंने सौदा तय कर लिया कि बाकी की रकम यानी $1,25,000 आगे आने वाले 10 दिनों में वो चुका देंगे। इन 12 सालों में फुलर ने कुछ अच्छे व्यापारियों से दोस्ती कर ली थी। वे उन सबके पास पैसे मांगने गए। लोगों ने पैसे दिए भी, लेकिन 9 दिन के बाद भी फुलर के पास सिर्फ $1,15,000 थे। अभी भी $10,000 की कमी थी। किए गए सौदे के मुताबिक अगर फुलर 10 दिनों में $1,25,000 नहीं ला पाते तो जमा किए गए $25,000 से भी हाथ धो बैठते। वो एक करो या मरो की स्थिति में थे। या तो वो एक कंपनी के मालिक बनते या अपना सब कुछ खो देते। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और दिशा निर्देश मांगा। प्रार्थना के बाद उन्होंने तय किया कि वो शिकागो शहर की 61st स्ट्रीट में वहां तक जाएंगे जहां उन्हें पहली रोशनी दिखेगी। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। बहुत दूर चलने के बाद उन्हें एक दफ्तर खुला मिला। उस दफ्तर के मालिक से फुलर की हल्की फुल्की जान पहचान थी। फुलर ने उनसे पूछा, क्या आप $1,000 कमाना चाहते हैं? मालिक ने कहा, क्यों नहीं। फुलर ने फिर कहा, तो फिर आप मुझे अभी $10,000 दें और मैं आपको वो $1,000 के मुनाफे के साथ वापस करूंगा। उन्हें वहां से $10,000 मिल गए। आगे चलकर उन्होंने न सिर्फ ये वाली कंपनी बल्कि 7 और कंपनियों में पैसे का निवेश किया और जीवन में बहुत सफल हुए। फुलर ने अपने तिलिस्म की पीएमए ताकत का इस्तेमाल किया। अपनी मां की कही बात कि हम गरीब हैं मगर ईश्वर की मर्जी से नहीं, उसको याद रखा और साबुन बेचने वाला एक मामूली सेल्समैन आगे चलकर 7 कंपनियों का मालिक बना। एक बार एक लकड़हारा हुआ करता था। वो एक ग्राहक को आग जलाने के लिए लकड़ियां बेचता था। लकड़ियां 7 इंच डायमीटर की होनी चाहिए थी, वरना चिमनी में नहीं समाती। एक बार वो ग्राहक कहीं बाहर गया हुआ था और लकड़हारे ने उसके पीछे से लकड़ियां उसके घर भिजवा दी। जब ग्राहक लौट कर घर आया तो उसने देखा कि ज्यादातर लकड़ियां बड़ी थीं। उसने तुरंत लकड़हारे से संपर्क स्थापित किया और कहा कि छोटी लकड़ियां भिजवाई जाएं, पर उसने ऐसा करने से मना कर दिया। उसका कहना था कि उसमें बहुत खर्च है, इसलिए ग्राहक को कुल्हाड़ी से खुद ही लकड़ियां काटनी पड़ेंगी। हालांकि ऐसा करने में उस ग्राहक ने पाया कि किसी ने उन लकड़ियों के बीच की जगह में बहुत सारे पैसे छुपाए थे। किसी लकड़ी के बीच में $50 और किसी के बीच में $100 के नोट। कुल मिलाकर $2,250 थे।
इस ख्याल से कि पैसे उसके असली हकदार को मिलने चाहिए, उस आदमी ने लकड़हारे से फिर से संपर्क स्थापित किया कि उसने उन लकड़ियों को कहां से काटा है। लकड़हारे को लगा कि लकड़ियों का ठिकाना पूछकर वो ग्राहक उसी का पत्ता काट देना चाहता है ताकि अगली बार लकड़ियां सीधे वहीं से ले ली जाएं। लाख मिन्नतों के बावजूद भी लकड़हारे ने लकड़ियों का ठिकाना नहीं बताया। इस कथा का सार ये है कि उस लकड़हारे और उस ग्राहक, इन दोनों के पास वो अदृश्य तिलिस्म था, लेकिन जहां ग्राहक ने उस तिलिस्म की पीएमए की ताकत का इस्तेमाल किया, वहीं उस लकड़हारे ने एनएमए की शक्ति का इस्तेमाल किया। और यही वजह थी कि ग्राहक को पैसे मिले पर लकड़हारे को नहीं। पीएमए का मतलब है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, यानी कि सकारात्मक रवैया, और एनएमए का मतलब है नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड, यानी कि नकारात्मक रवैया। इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इस किताब में इन दोनों का हमारे जीवन पर जो असर है उसके बारे में काफी विस्तार से बताया गया है। जब इंसान पीएमए के हिसाब से चलते हुए सकारात्मक रवैया अपनाता है तो उसकी शख्सियत में कुछ अच्छे बदलाव दिखाई देते हैं। उसमें आस्था, आशा, ईमानदारी, उदारता, सहनशीलता, दया, कुशलता और बुद्धिमत्ता जैसे गुण बढ़ जाते हैं। वहीं एनएमए के हिसाब से चलने वाले इंसान में इन सब का उल्टा होता है, जैसे कि उद्दंडता, घमंड, चतुराई, ईर्ष्या, निराशा, बेईमानी, झूठ बोलना वगैरह वगैरह। पीएमए के कारण ही फुलर ने अपनी गरीबी को हराया और सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि एक सफल व्यक्ति का जीवन जिया। वहीं एनएमए के कारण उस लकड़हारे को पैसे नहीं मिले। जिस दिन आप पीएमए की ताकत को पहचान लेंगे उसी दिन आप मिलेंगे उस खास इंसान से जिसका जिक्र हमने शुरुआती भाग में किया था। आपकी जिंदगी में वो इंसान और कोई नहीं बल्कि आप खुद हैं। जी हां दोस्तों, पीएमए की ताकत को पहचानिए और जानिए कि अपनी जिंदगी में आप ही हैं वो खास इंसान जो अपनी जिंदगी का रुख बदल सकता है। उम्मीद है आपको इस भाग में मजा आया होगा। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें बताना ना भूलें और सुनते रहिए कुकू एफएम मेरे यानी पीयूष के साथ। सफलता कई प्रकार की हो सकती है, चाहे वो आपके काम के जरिए आई हो या फिर आपका संपन्न परिवार उसकी निशानी हो या अपने जीवन में आई किसी बड़ी मुसीबत से जूझकर उससे उबरने की कहानी हो। जीवन की अलग अलग चुनौतियों पर जीत हासिल न कर पाना कई लोगों को अक्सर सताता है। उन्हें लगता है कि वो अपने जीवन में असफल रहे। तो आखिर क्या है सफलता का राज? आइए सुनते हैं इस भाग में जिसका शीर्षक है यू कैन चेंज द वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कुकू एफएम। मैं हूं पीयूष और हम चर्चा कर रहे हैं नेपोलियन हिल और डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन द्वारा लिखित किताब सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की। किताब के लेखक ने कई वर्षों तक अपने विद्यार्थियों को सफलता पाने के लिए 17 सिद्धांत पढ़ाए। वो इन्हें द 17 प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस बताते हैं और ये 17 सिद्धांत हैं: अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, गोइंग द एक्स्ट्रा माइल, accurate thinking, self-discipline, the mastermind, applied faith, a pleasing personality, personal initiative, enthusiasm, controlled attention, teamwork, learning from defeat, creative vision, budgeting time and money, maintaining sound physical and mental health, और आखिर में using cosmic habit force। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 17 सिद्धांतों का आविष्कार नहीं किया गया बल्कि इनकी खोज की गई। बीते 100 सालों में सैकड़ों सफल व्यक्तियों के जीवन का निचोड़ हैं ये 17 सिद्धांत। इस किताब में जगह जगह पर हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाने के फायदे और न अपनाने के नुकसानों के बारे में बात करेंगे। लेखक का मानना है कि इन 17 सिद्धांतों के अलावा सफलता की सीढ़ी चढ़ने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक बार एक चर्च के पास्टर यानी पादरी को अपने संडे मास पर दिए जाने वाले उपदेश पर कुछ काम करना था। उनकी पत्नी बाजार गई हुई थी और इसी वजह से उनको अपने छोटे बेटे का ध्यान भी रखना था। वो बच्चा भी घर पर अकेले परेशान हो रहा था और बार बार अपने पिता के पास चला जाता, जिससे पास्टर को काम करने में दिक्कत हो रही थी। थक हार कर पास्टर ने अखबार में छपे एक नक्शे के टुकड़े टुकड़े कर दिए और अपने बेटे से कहा कि उन टुकड़ों को जोड़कर फिर से नक्शा वैसा का वैसा बना दे। उन्हें लगा कि बच्चा इसमें उलझा रहेगा और वो अपने उपदेश पर काम कर पाएंगे, लेकिन इस बच्चे ने 5 मिनट भी नहीं लगाए
और नक्शा फिर से वैसा का वैसा तैयार था। पास्टर हैरान रह गए। उन्होंने अपने बच्चे से पूछा कि उसने नक्शा इतनी जल्दी कैसे जोड़ लिया। तो बच्चा मुस्कुराते हुए बोला कि अखबार में नक्शे के ठीक पीछे एक आदमी का चेहरा था। मैंने चेहरा फिर से जोड़ दिया तो नक्शा भी अपने आप जुड़ता चला गया। बच्चे ने अपनी मासूमियत में ही सही पर एक गहरी बात कही। मुझे लगा अगर आदमी सही से बन गया तो उसकी दुनिया भी ठीक से बन जाएगी। ये वाकई में सोचने वाली बात थी। पास्टर खुश थे क्योंकि उनको अपना उपदेश भी मिल गया था। आदमी सही तो दुनिया ठीक। आप अपनी दुनिया, अपने जीवन और अपने हालातों से दुखी हैं तो उसमें सुधार लाने के लिए शुरुआत आपको खुद से करनी होगी। लेखक कहते हैं कि यही है पीएमए की ताकत। आपका रवैया अगर सकारात्मक है तो जीवन की कठिनाइयां आपके सामने सिर झुकाए खड़ी रहेंगी। अमेरिका के मिजूरी में स्थित सेंट जोसेफ नाम के एक छोटे से शहर में रहते थे बेन कूपर। गरीबी और खाने के अभाव की वजह से नन्हे बेन को भी काम पर जाना पड़ता। वो कोयले की हाथगाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उससे गुजारा करते। पर उनके काम के रास्ते में कुछ बदमाश लड़के थे जो बेन से उम्र और कद में थोड़े बड़े थे। वो लड़के बेन को आए दिन सताते, उनकी हाथगाड़ी उलट देते, बेन को पीट देते। इस वजह से नन्हे बेन हमेशा डर में जीते। उनमें आत्मविश्वास की कमी सी हो गई थी। उन्हें लगने लगा था कि उनमें ही कोई कमी या कोई खोट है जिसकी वजह से उन्हें यह सब सहना पड़ रहा है। वो रास्ते से बेहद सतर्क होकर और सावधानी से गुजरते, सब जगह नजर रखते हुए, पर फिर भी वो बदमाश कहीं न कहीं बेन को ढूंढ ही लेते और उन्हें मार पीट कर भगा देते। एक बार सर्दी की छुट्टियों में बेन ने होरेशियो एल्गर द्वारा लिखी किताब रॉबर्ट कैवरडेल स्ट्रगल पढ़ी। किताब में रॉबर्ट कैवरडेल के जीवन की साहस और सफलता की कहानियां लिखी थी। बेन को तब पता नहीं था कि उनके अंदर भी पीएमए की ताकत पैदा हो रही थी। जब गर्मियां वापस आईं तो बेन एक बार फिर से कोयले से भरी हाथगाड़ी को लेकर जा रहे थे। इस बार उन्होंने उन 3 बदमाशों को दूर से ही देख लिया। पहले तो सोचा कि रास्ता बदल कर निकल जाए, पर फिर उन्हें एल्गर की किताब में लिखी बातें याद आ गईं और उनमें एक अजीब सी हिम्मत पैदा हो गई। वो आत्मविश्वास के साथ अपनी हाथगाड़ी को उन तीनों बदमाशों की तरफ लेकर चले गए। बेन को देखते ही तीनों फिर से उन पर झपटे, लेकिन इस बार बेन पहले की तरह दुबक कर मार नहीं खा रहे थे। वो भी अपने हाथ पांव चला रहे थे। उस हाथापाई में एक बदमाश का होंठ फट गया और वो डर कर भाग खड़ा हुआ, पर बाकी 2 अब भी बेन को मार रहे थे। बेन ने एक को धक्का मारा और दूसरे को भी गिरा दिया। उसके बाद मानो बेन पर बदले का भूत सवार हो गया। वो दूसरे बदमाश के ऊपर चढ़कर बैठ गए और उसको बुरी तरह मारा, चेहरे, गर्दन, छाती पर, हर जगह। अपने अंदर की सारी वेदना और गुस्से को बेन ने उस दूसरे बदमाश पर उतार दिया। अब बचा था उस गिरोह का लीडर। वो बेन पर झपटा, लेकिन अब बेन रुकने वालों में से नहीं थे। बेन ने उसे खींच के गिरा दिया और उसकी आंखों में ऐसे घूर के देखा कि वो बदमाश घबरा गया और वहां से अपनी जान बचा के भाग निकला। बेन ने अपने अंदर की पीएमए ताकत को पुकारा और उन्होंने अपने अत्याचारियों को वही सबक सिखाया जिसके वो हकदार थे। तीनों के भाग जाने के बाद ही बेन को एहसास हुआ कि उनकी नाक से भी खून बह रहा था। पर देखने लायक बात, न पिछले साल के मुकाबले बेन में कोई बहुत ज्यादा शारीरिक ताकत थी और न ही बदमाशों की ताकत में कोई इजाफा हुआ। तो फिर इस साल ऐसा क्या था जो पहले नहीं था? क्यों वही बेन पहले पिटते रहते थे और अब तक नहीं कर पाते? और उस दिन उन्होंने अकेले ही 3 बदमाशों को सबक सिखाया। फर्क था बेन के रवैये में। पहले उन्हें लगता था कि कमी उन्हीं में है, इसीलिए ये मार और जिल्लत उनकी किस्मत में है। लेकिन होरेशियो एल्गर की किताब पढ़कर बेन को हिम्मत के मायने समझ आए। वो समझ गए कि अपनी आत्मरक्षा के लिए वो भी पलट कर वार कर सकते हैं और उन्होंने वही कर दिखाया। सफलता के लिए जरूरी है कि सबसे पहले अपने उद्देश्य को स्थापित किया जाए। अपनी दुनिया को बदलने की शुरुआत खुद के रवैये से करें। आप जिस दृष्टिकोण से दुनिया को देखेंगे, दुनिया आपको वैसी ही दिखेगी। पर अक्सर हम अपनी नाकामियों की वजह अपने दृष्टिकोण से देखी गई दुनिया को ठहराते हैं। लेखक इस तरह के रवैये को एनएमए से जोड़ते हैं। वो सलाह देते हैं कि अपने आप को सकारात्मक दृष्टि से देखें, जैसे बेन कूपर ने किया। अगर एक बार आपने अपना उद्देश्य स्थापित कर लिया
तो सफलता के बाकी 17 सिद्धांत भी आपके हित में काम करना शुरू कर देंगे। नुस्खा बड़ा ही आसान है। आप जो भी सोचते हैं वो आप हासिल करते हैं, और वो भी पीएमए की ताकत से। तो दोस्तों, इस भाग में यहीं तक। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। आगे के भाग में हम देखेंगे कि किस तरह उन 17 सिद्धांतों में से अन्य सिद्धांतों से हम लाभ उठा सकते हैं। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें बताना ना भूलें यदि आपने भी अपने जीवन में ऐसा कोई उद्देश्य सुनिश्चित किया हो और उससे आपके जीवन में कैसा बदलाव आया। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं। प्राचीन काल से विभिन्न सभ्यताओं के बड़े बुजुर्ग इस बात को समझाते आ रहे हैं, पर हम किस बारे में सोचते हैं? हमारे सोचने का तरीका कितना सुलझा है, कितना सरल है, कितना शुद्ध है? क्या कभी हमने इस बारे में सोचा है? और अगर सोचा तो क्या इसका सटीक जवाब हमें मिला? इसी तरह की उधेड़-बुन से उबरने में मदद करता है ये भाग, जिसका शीर्षक है क्लियर द कॉबवेब्स फ्रॉम योर थिंकिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष हूँ। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम और हम चर्चा कर रहे हैं नेपोलियन हिल और डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन द्वारा लिखित किताब सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की। यहाँ पर लेखकों ने हमारी अंदरूनी उधेड़-बुन, हमारे मन की शंका और हमारे नकारात्मक ख्यालों की तुलना कॉबवेब यानी मकड़ी के जाले से की है। उस जाल में जब मकड़ी का शिकार कोई छोटा मोटा कीड़ा फंस जाता है तो निकल नहीं पाता। उसी तरह हम भी अपने ही ख्यालों के माया जाल में फंसते चले जाते हैं। तो कैसे निकले इस माया जाल से? आइए सुनते हैं इस भाग में। कभी कभी एक शब्द से ही घर में बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है और रिश्तों में हमेशा के लिए खटास आ जाती है। मिसाल के तौर पर ये किस्सा ही ले लीजिए, जहां एक भाई अपने ही भाई के घर मेहमान बनकर आया हुआ है। एक दिन उसने अपने भाई से शिकायत की कि भाई के बेटे ने यानी कि उस चाचा के भतीजे ने चाचा से झूठ बोला। तो पापा ने अपने 9 साल के बेटे को बुलाकर पूछा, लेकिन बेटे ने मना कर दिया कि उसने झूठ नहीं बोला। चाचा भी अपनी बात पर अड़ा रहा। काफी देर बहस होने के बाद उलझन सुलझी। हुआ ये था कि चाचा ने भतीजे से कहा कि वो अपने खिलौने नीचे तहखाने में रख दे। अब चाचा कह रहा था कि भतीजे ने ऐसा नहीं किया और वो बच्चा कह रहा था कि उसने खिलौने तहखाने में रख दिए। थोड़ी देर बाद पता चला कि कमरे से तहखाने तक जो सीढ़ी जाती है उसी में बीच रास्ते में एक खिड़की पड़ती है। आलस के मारे उस बच्चे ने खिलौने उसी खिड़की में रख दिए थे। अब चाचा कह रहा है कि खिड़की खिड़की है, तहखाना नहीं है, और बच्चा कह रहा है क्योंकि वो खिड़की कमरे से नीचे है और तहखाने के ही रास्ते में है, सो तहखाना ही तो है। तो देखा आपने कैसे दोनों के मन में तहखाने की अलग अलग परिभाषा होने की वजह से मनमुटाव हुआ और घर में बहस। इसी तरह जीवन में हमारी कई सारी धारणाएं होती हैं, कई अनुमान होते हैं और हम उन्हें बिना सोचे समझे सच मान लेते हैं। ऐसी उलझी हुई सोच की वजह से ही हम जिंदगी में दुखी और असफल रहते हैं और कई बार अपने सपनों को सच नहीं कर पाते। लेखक इस भाग में कहते हैं कि अपने विचारों को सरल और सुलझा हुआ रखना बेहद जरूरी है और इसके लिए वो हमें कई सारे तरीके बताते हैं। उनका कहना है कि हमें हमारे विचार ही बनाते हैं। जीवन को एक सकारात्मक निर्देशन देने के लिए जरूरी है अपने विचारों पर काम करना। अगर हम अपने विचार पीएमए के हिसाब से रखेंगे तो वे सुलझे हुए और सरल होंगे और एनएमए से उत्पन्न होने वाले विचारों से हमें दूर रहना होगा। यदि हमारी किसी से भी कोई अनबन या मनमुटाव हो गया है तो उसको मिटाने की शुरुआत हमें अपने आप से करनी चाहिए कि कहीं हमने तो पहले सामने वाले को गलत नजरिए से नहीं देखा। बात करते वक्त अपने शब्दों पर ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। झगड़े अक्सर एक या दो शब्दों के फेरबदल से होते हैं और एक बार हमने किसी को कुछ कह दिया तो हम उस शब्द को कभी वापस नहीं ले पाएंगे। एक शब्द से मोहब्बत या नफरत हो सकती है, लड़ाई या शांति हो सकती है, दोस्ती या दुश्मनी हो सकती है। अगर हमें कोई ऐसा मिलता है जिसके विचार हमसे नहीं मिलते या कोई मतभेद है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो हमारा दुश्मन है। हमें उनसे विचार विमर्श कर सटीक सवाल पूछकर उनके मत को समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। ऐसा करने से हो सकता है कि हमें पता चले कि अंत में बात तो दोनों एक ही कर रहे थे, बस अलग अलग तरीके से।
कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे हमें सावधान रहना चाहिए। अगर हमारी विचारधारा और हमारे मन में सदी हुई परिभाषाएं इन शब्दों तक सीमित है तो हमें सावधान रहना चाहिए। ये शब्द हैं हमेशा, सिर्फ, कभी नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ, हर कोई, कोई भी नहीं, नहीं हो सकता और नामुमकिन। इस तरह के शब्द विभिन्नताओं को जन्म देते हैं। जैसे अगर हम सोच लें कि सारे गोरे लोग बुद्धिमान हैं और सारे काले लोग चोर उचक्के, या फिर ये कि सारे अमीर प्रतिभाशाली हैं और गरीब तो बड़ी मुश्किल से कुछ ढंग का काम कर पाते हैं। अक्सर ऐसे अनुमान और धारणाएं ही समाज में घृणा और द्वेष फैलाते हैं, जिनका दुष्प्रभाव सभी पर पड़ता है, बूढ़े, जवान और बच्चे। और इस तरह की सोच हमें जीवन में सीमित भी कर देती है। हो सकता है ऐसी सोच के चलते हम अपने जीवन में कई अच्छे अवसरों से हाथ धो बैठे, क्योंकि उन अवसरों से जुड़े लोग हमारी धारणाओं और हमारे अनुमान के अनुसार नहीं है। ऐसे लोग हमारी उलझी सोच से तालमेल नहीं रखते। हमारी सोच हमसे क्या करवाती है ये परखना भी बहुत जरूरी है। क्या हमारी जरूरत हमें महत्वाकांक्षी, सच्चा और ईमानदार बना रही है, या हमें गुनाह की ओर खींच रही है? क्या वो हमसे मजबूरी में ही सही पर गलत काम करवा रही है? अगर इस बारे में हम सावधान नहीं रहे तो हो सकता है आगे चलकर हम अपनी गलतियों की सफाई देने लगे, और अगर ऐसा हुआ तो अच्छे लोग धीरे धीरे कर हमारा साथ छोड़ देंगे, जिससे हमें काफी नुकसान हो सकता है। अपने विचारों को सही दिशा देना, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना और अपनी किस्मत को अपनी मेहनत और लगन के जरिए अपने ही हाथों से लिखना, ये सब निशानियां हैं उन लोगों की जिन्होंने अपने अंदर की पीएमए की ताकत का इस्तेमाल किया। तो दोस्तों, ये थी अपने ख्यालों को सुलझाए रखने की कुछ तरकीबें। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। आप चाहें तो अपनी जिंदगी का कोई ऐसा किस्सा हमसे साझा कर सकते हैं जहां आपने अपने विचारों पर नियंत्रण रखा और किसी अनहोनी घटना को होने से रोका। आप एक चेतना है जिसके पास एक शरीर भी है, और उस चेतना के पास है असीम और हैरत अंगेज ताकतें, कुछ जिन्हें हम जानते हैं और बहुत सारी अनजानी। अपनी चेतना की असीम शक्तियों से बातचीत करिए, उससे संबंध बनाइए, और अगर आपने ऐसा किया तो क्यों किया, आइए जानते हैं इस भाग में। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष हूं। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम और हम चर्चा कर रहे हैं नेपोलियन हिल और डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन द्वारा लिखित किताब सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की। इस भाग में हम बात करेंगे अपने अंतर्मन, अपनी चेतना में स्थित असीम शक्तियों के इस्तेमाल की। हालांकि ये सुनने में बहुत मुश्किल लगता है, पर असल में एक छोटा सा बच्चा टीवी पर कैसे अपना मनपसंद चैनल लगा लेता है, ये उतना ही आसान है। आइए देखें कैसे। एक छोटा बच्चा टीवी पर कार्टून चैनल देखने के लिए टीवी रिमोट के बटन दबाकर अपना काम कर लेता है। उस बच्चे को इस बात का कोई ज्ञान नहीं कि कार्टून का वो प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट स्टेशन से टीवी तक कैसे पहुंचा और टीवी रिमोट से कैसे चल पड़ा, वगैरह वगैरह। उसको बस पता है तो ये कि टीवी रिमोट पर 6 नंबर का बटन दबाने से कार्टून आ जाता है। ठीक उसी तरह हम भी अपने अंतर्मन के सही बटन दबाने और उसकी असीम शक्तियों का लाभ उठाकर अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं। हमारी चेतना के 2 हिस्से होते हैं, चेतन मन और अचेतन मन। ये दोनों आपस में सामंजस्य बनाकर काम करते हैं। विज्ञान और चिकित्सा के इतने विकास के बाद भी मानव मन पर अध्ययन सिर्फ पिछले 100 सालों में ही हुआ है। अभी भी बहुत कुछ है जो हमें नहीं पता, पर इतिहास हमें बताता है कि हमारे पूर्वजों ने अपनी चेतना की असीम शक्ति का इस्तेमाल बखूबी किया था। तो आइए चलिए झांक के देखते हैं अपने ही मन में। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के बिल मैकॉल की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। उन्होंने 19 साल की उम्र में चमड़े का व्यापार शुरू किया जो चला नहीं। फिर 21 साल की उम्र में वो ऑस्ट्रेलियन फेडरल कांग्रेस के चुनाव में खड़े हुए और वहां भी उन्हें सफलता नहीं मिली। पर इन सब से बिल हताश नहीं हुए, बल्कि लेखकों की माने तो बिल ने प्रेरणात्मक असंतुष्टि यानी इंस्पिरेशनल डिससैटिस्फैक्शन को महसूस किया। ये एक ऐसी असंतुष्टि है जिसने बिल को हार से हताश होने की बजाय और भी कड़ी मेहनत और लगन से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। हालांकि ऐसा करना हर वक्त संभव नहीं होता।
हार अक्सर हमारा मनोबल तोड़ देती है, लेकिन नेपोलियन हिल और डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन का कहना है कि जो लोग अपने पीएमए यानी कि सकारात्मक रवैये की ताकत का इस्तेमाल कर जीवन में आगे बढ़ते हैं, उनके लिए छोटी मोटी हार या निराशा कुछ भी नहीं होती, बल्कि वे अपनी हार या सफलता से सीखकर खुद में सुधार लाते हैं, मेहनत करते हैं और अंत में जीत उन्हीं की होती है। बिल मैकॉल ने सोचा कि यकीनन सफलता पाने के कुछ तो नियम होते होंगे, तो उनका पता लगाना चाहिए, और इस खोज में उनको मिली नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच। बिल ने इस किताब को 3 बार पढ़ा, पर फिर भी उन्हें समझ नहीं आया कि सफलता का राज क्या है। लेकिन चौथी बार पढ़ते वक्त मानो जादू सा हो गया। बिल को लगा कि जैसे उनके अंतर्मन से एक आवाज आई। उन्होंने तय कर लिया कि उन्हें 1960 तक करोड़पति बनना है, और बिल मैकॉल न सिर्फ करोड़पति बने, बल्कि कम से कम 22 कंपनियां भी शुरू की और ऑस्ट्रेलिया की संसद के सबसे युवा सदस्य भी बने। बिल ने एक सेल्फ हेल्प किताब को पढ़कर अपने अंदर के कौशल और प्रतिभा को पहचाना, अपने मन में झांक कर अपने मन को टटोला और पाया एक अनमोल खजाना, जिससे न सिर्फ उनकी बल्कि हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में सुधार आया। इस भाग में लेखकों ने हमें अपने मन को नियंत्रण में रखने की प्रेरणा दी है। उनका कहना है कि हमारे चेतन और अचेतन मन को हमें मिला जुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। हमें पता नहीं होता, लेकिन बहुत सारे मामलों में हमारा चेतन मन हमारे अचेतन मन से प्रभावित होता रहता है। मन का अचेतन भाग अक्सर बहुत सी ऐसी बातें, तथ्य और निरीक्षण अपने अंदर समा लेता है जो ज्यादातर हमारी समस्याओं का समाधान होते हैं। एकांत में बैठकर ध्यान करने से हम अपने अचेतन मन से जुड़ सकते हैं। ऐसा करने से बहुत बार हमारे जीवन की समस्याओं से संबंधित, हमारे काम से जुड़े हुए कई सारे सुझाव हमारा अचेतन मन हमारे चेतन मन को सुझाता है, जिसे हमें सुनना चाहिए। लेखकों ने इन सुझावों को नाम दिया है ऑटो सजेशन, और उनका कहना है कि ऑटो सजेशन में क्रांतिकारी ताकत होती है, जिसका हमें लाभ उठाना चाहिए। हमारी रोजमर्रा की आदतें, जिंदगी भर की यादें, हमारा व्यवहार, बर्ताव, इन सब का अदृश्य योगदान होता है हमारे अचेतन मन से निकले सुझावों में। समझ लीजिए कि अचेतन मन के ये सुझाव, जिन्हें ऑटो सजेशन भी कहा जाता है, इनमें छुपा है सार हमारे जीवन का। तो दोस्तों, इन ऑटो सजेशंस को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि इनके इस्तेमाल से न सिर्फ आप सफल हो सकते हैं, बल्कि एक सुखी समृद्ध जीवन भी बिता सकते हैं। वहीं नकारात्मक, हानिकारक और खतरनाक सुझावों से भी बचना जरूरी है। इस किताब में बताया गया है कि ऐसा कोई भी काम जो भगवान की मर्जी के खिलाफ हो, या जिनसे जनसाधारण को नुकसान हो, या मानव अधिकारों का हनन हो, ऐसे सुझावों को हमें सिरे से नकार देना चाहिए। याद रहे, आप जो बोएंगे वही जोतेंगे। इसीलिए कहते हैं ना, जिंदगी आपकी, फैसला आपका। ऑटो सजेशंस के जरिए आप दूसरों की मदद भी कर सकते हैं, उनके जीवन पर एक प्रभाव डाल सकते हैं, और ऐसा करने से आपका जीवन भौतिक और मानसिक स्तर पर बेहतर तो होगा ही, साथ ही साथ आपको सुख समृद्धि भी मिलेगी। आप ऐसा कर सकते हैं अगर आप पीएमए की ताकत पर भरोसा करें। याद रहे, अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि जिनके पास अधूरा ज्ञान होता है वो लोग शोर ज्यादा मचाते हैं, और ये बात हानिकारक भी है। इसीलिए अपनी जानकारी, अपने ज्ञान और अपनी विद्या का लगातार विस्तार करते रहे। दिन प्रतिदिन मुझ में सुधार आ रहा है। इस तरह के प्रोत्साहन देने वाले ऑटो सजेशंस भी हमारे अचेतन मन पर एक सकारात्मक निशान छोड़ जाते हैं, और उसका असर हमारे चेतन मन पर होता है, जिसका प्रभाव हमारी विचारधारा पर होता है। उससे उत्पन्न सकारात्मक विचार अच्छे कर्म का रूप लेते हैं, जिससे दिन प्रतिदिन हमारे जीवन और उसकी अवस्था में सुधार आता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये भाग भी पसंद आया होगा। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कुछ ऐसी दिलचस्प घटनाएं जहां आपने भी अपने अंतर मन के सुझावों से अपने जीवन को सुधारा या कुछ चमत्कारी कर गए हो। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि खूब मेहनत करने के बाद भी
आपको सफलता नहीं मिली और ना चाहते हुए भी आपको ऐसा लगने लगा कि जैसे या तो आप में या आपके प्रयास में कुछ तो कमी है, पर वो क्या है उसे आप ठीक से पहचान नहीं पा रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पीयूष है और आप सुन रहे हैं कुकू एफएम और हम चर्चा कर रहे हैं नेपोलियन हिल और डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन द्वारा लिखित किताब सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे आप उस जरा सी कमी को परख कर उसे दूर करते हैं। इस भाग का नाम है एंड समथिंग मोर। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह आप थोड़ी और कोशिश करके, थोड़ा और अध्ययन कर और थोड़ी बारीकी से तथ्यों का विश्लेषण कर उस सफलता को पा सकते हैं जिससे आप अब तक वंचित रहे हैं। तो मैं आपसे फिर से पूछता हूं, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि खूब मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिली और ना चाहते हुए भी आपको खुद में ऐसा लगने लगा कि कोई कमी है या प्रयास अधूरे हैं, पर वो कमी क्या है जिसे आप ठीक से पहचान नहीं पा रहे? अगर कभी न कभी आपने भी इस बात को सोचा है तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि थॉमस अल्वा एडिसन का जवाब भी इस सवाल के लिए लगभग 10,000 बार हाँ में था। लेकिन अपनी हर विफलता के बाद एडिसन समीक्षा करते और पता करने की कोशिश करते कि उनके प्रयोगों में किस चीज की कमी है और उसे पूरा करने की कोशिश करते। लेखकों ने इस रवैये को भी पीएमए का हिस्सा मानते हुए इसे एंड समथिंग मोर का नाम दिया है। थॉमस एडिसन ने अपनी विफलताओं की गिनती नहीं रखी, बल्कि निरंतर अपने प्रयासों में कमी का आकलन कर वे आगे बढ़ते रहे और जब तक उन्होंने बिजली के बल्ब की खोज नहीं कर ली, मैदान नहीं छोड़ा। प्राचीन काल से मनुष्य पक्षियों को उड़ता देख अचंभित हो उन्हीं की तरह उड़ान भरने की कोशिश करता रहा है। अनगिनत लोगों ने इन कोशिशों में अपनी जानें गंवाई, कितने ही गंभीर रूप से घायल भी हुए, कुछ तो हमेशा के लिए अपाहिज हो गए। लेकिन जब ऑवेल राइट और विल्बर राइट नाम के दो भाई इसी कोशिश में जुटे तो उन्होंने हिम्मत के साथ ही पीएमए की ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस चीज पर ध्यान केंद्रित किया जो पहले की कोशिशों में से गायब थी, और इस तरह इतिहास के पन्नों पर राइट ब्रदर्स का नाम अंकित हो गया, विमान के आविष्कारक के तौर पर। प्रसिद्ध अमेरिकी शिक्षक, दार्शनिक, विचारक, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक और आविष्कारक डॉक्टर एल्मर गेट्स अक्सर एक बंद खाली कमरे में सिर्फ एक पेन और पेपर के साथ गहन चिंतन करते हुए 2-3 घंटे बिताते थे। वहां उन्हें अपने ही अंतर्मन से कई सारे सुझाव मिलते। उन सुझावों की मदद से ही डॉक्टर गेट्स ने इतनी सारी उपलब्धियां हासिल की। जब नेपोलियन हिल ने उनसे इन सुझावों के स्रोत के बारे में पूछा तो डॉक्टर गेट्स ने 3 बातें बताई। पहली, मेरे निजी अनुभवों, निरीक्षण और पढ़ाई द्वारा इकट्ठा किया गया ज्ञान जो कि मेरे अंतर्मन में छिपा हुआ है, इसी तरह का ज्ञान जो औरों के पास हो और जिसे दूरानुभूति यानी कि टेलीपैथी के माध्यम से हासिल किया जा सके। और तीसरा, ब्रह्मांड में छिपा अनंत ज्ञान जिसे हम गहरे ध्यान से अपने अंतर्मन के जरिए हासिल कर सके। गणित में एक सिद्धांत है यूक्लिड्स एक्सियम के नाम से, जिसके अनुसार भागों को जोड़कर ही एक पूरी चीज बनती है और ये पूरी चीज अपने किसी भी निजी भाग से हमेशा बड़ी होती है। इसलिए अगर कभी भी आपको पूरी सफलता हासिल नहीं हो पा रही तो हो सकता है आपका ध्यान भागों पर केंद्रित हो और जो जरा सी कमी है उसके बारे में आपने सोचा ही ना हो। इसीलिए हमेशा उस कमी को ढूंढने में अपना समय लगाएं तो आपको वो पूरी चीज भी मिल जाएगी। वो पूरी चीज कुछ भी हो सकती है, कोई नया आविष्कार, किसी अधूरे प्रोजेक्ट का पूरा होना, कोई उत्पादन या किसी समस्या का हल। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में आप पाएंगे क्रिस्टोफर कोलंबस की रोमांचक कथा। कोलंबस की कहानी हम सब जानते हैं कि किस तरह उन्हें लगा कि उन्होंने भारत देश को खोज निकाला है, जबकि उन्होंने खोज निकाला था नॉर्थ अमेरिका, जिसे आज हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से जानते हैं। क्या क्रिस्टोफर कोलंबस को विफल मानना चाहिए? लेखकों के हिसाब से बिल्कुल नहीं। खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी, ज्यामिति यानी ज्योमेट्री और सृष्टि वर्णन यानी कॉस्मोग्राफी के विद्यार्थी कोलंबस को पूरा यकीन था कि धरती गोल है। उन्होंने मार्को पोलो की कहानी पढ़ी कि कैसे उन्होंने स्पेन से पूर्वी दिशा में यात्रा कर एशिया की जमीन तक का रास्ता खोजा था। कोलंबस को यकीन था कि स्पेन से पश्चिमी दिशा की यात्रा करके भी एशिया की जमीन तक पहुंचा जा सकता है।
अपनी इसी धारणा को साबित करने के लिए कोलंबस साल 1492 में निकल पड़े एक यात्रा पर, और उन्होंने जिस धरती को भारत का नाम दिया था वो दरअसल बाद में अमेरिका की धरती निकली। देखा जाए तो उनका प्रयास विफल प्रतीत हो सकता है, पर लेखक ऐसा नहीं मानते। जब कोलंबस स्पेन लौट कर आए तब वो अपने साथ सोना, कपास, तोते, हथियार, अनजान पेड़ पौधे, अनजान पक्षी और जानवर और बहुत से मूल निवासियों को लेकर आए। वो अपने साथ अमेरिका की विविधता को लेकर आए जो अपने आप में बहुमूल्य और बेशकीमती है। ये खुद में एक बहुमूल्य खोज है। उसी तरह अपने प्रयास में आप कुछ वक्त के लिए विफल हो सकते हैं, अपने निर्धारित लक्ष्य से दूर हो सकते हैं, लेकिन कोशिशों के उस सफर में आपके हाथ लगेगा कुछ ऐसा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। कुबेर का कोई ऐसा खजाना जिसकी आपने परिकल्पना तक नहीं की होगी। पेन और पेपर बहुत ही साधारण लेकिन उपयोगी आविष्कार है। अपने साथ एक पेन और कुछ पेपर हमेशा रखें ताकि जब भी आपको कोई सुझाव या ऑटो सजेशन आए या आपके पास थोड़ा समय हो चिंतन करने का, तब उस वक्त आप आसानी से अपने विचारों को लिख कर रख लें। इससे आप उन्हें कभी नहीं खोएंगे और जब भी चाहें उनको पढ़कर आप अपना काम कर सकते हैं। अपने मन को केंद्रित करें और विफलता से न तो विचलित हों और न ही अपना प्रयास छोड़ें। निरंतर सुधार और मन में पूरी आशा के साथ आप किसी भी आयाम को छू सकते हैं, दुनिया पर अपनी छाप छोड़ सकते हैं। किसी भी विद्या के मूल सिद्धांतों का अध्ययन करें, सिर्फ उससे जुड़े हुए तथ्यों को जानकर आप अधूरे रहेंगे। जैसे आजकल कई ऐसे इंजीनियर हैं जिनको तथ्यों का तो बहुत ज्ञान है लेकिन मूलभूत सिद्धांत नदारद है। तो दोस्तों, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं किसी ऐसी तकनीक के बारे में जिनसे आपने अपने रास्ते के रोड़े हटाए, अपनी मुश्किलों का हल खोज निकाला। उम्मीद करते हैं कि ये भाग आपको पसंद आया होगा। हिल और स्टोन की माने तो सफलता की सीढ़ियों के पायदान होती हैं चुनौतियां, और इन चुनौतियों पर जीत हासिल कर आगे बढ़ते हुए ही हम अपने मकाम तक पहुंच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष हूं और आप सुन रहे हैं कुकू एफएम और हम चर्चा कर रहे हैं नेपोलियन हिल और डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन द्वारा लिखित किताब सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की। लेखकों ने इस भाग को नाम दिया है यू गॉट अ प्रॉब्लम, दैट्स गुड। हिल और स्टोन के मुताबिक पीएमए की ताकत का इस्तेमाल करते हुए आप चुनौतियों का सामना इन 6 तरीकों से कर सकते हैं। इन तरीकों से आप चुनौतियों को सीखने के अवसर में परिवर्तित कर सकते हैं। पहला तरीका, कहीं से कोई जवाब न मिलने पर भगवान से प्रार्थना करें कि वो आपको सही राह दिखाएं। दूसरा तरीका, अपनी चुनौतियों के बारे में विचार करने के लिए अपने दिन में से कुछ समय अलग रखें। तीसरा तरीका, चुनौती की समीक्षा और विश्लेषण कर उसे भली भांति परिभाषित करें। उसके बारे में आप लिख भी सकते हैं जिससे कि आपको उस चुनौती के अलग अलग पहलू साफ दिखाई दें। चौथा तरीका, अपना मनोबल अपने आप से दैट्स गुड कहकर बढ़ाएं। इससे आपको चुनौती का हल ढूंढने में हिम्मत मिलेगी। पांचवा तरीका, आपदा को अवसर में परिवर्तित करने पर ध्यान दें और कैसे आप इससे कुछ सीख सकते हैं उस पर अपना ध्यान लगाएं। जब तक आपको समस्या का हल न मिल जाए प्रयास न छोड़ें, हार न माने। चार्ली वॉर्ड बचपन से कुसंगति में रहे और भले ही उन्होंने खुद कोई भी गुनाह न किया हो, पर जैसे कहते हैं ना कि काजल की कोठरी में दाग लग ही जाता है, ठीक वैसा ही हुआ। उन्हें ड्रग्स की तस्करी के लिए पकड़ा गया। हालांकि वे अंत तक कहते रहे कि वे निर्दोष हैं, लेकिन क्योंकि उनका उठना बैठना ड्रग्स के गिरोह के साथ था, उनके निर्दोष होने के दावे से पुलिस और प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। एक लंबे समय के लिए उन्हें लेवेंसवर्थ कारावास भेजा गया। कारावास पहुंचने के बाद चार्ली मानो अंदर से दहल गए। आखिरकार उन्हें समझ आया कि उन्हें इस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। उनका रवैया एनएमए से पीएमए में परिवर्तित हो गया। वे अब लेवेंसवर्थ जेल के सर्वश्रेष्ठ कैदी बनना चाहते थे। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने बाइबल पढ़नी शुरू की। वो रोज रात को सोने से पहले बाइबल पढ़ते। इसकी वजह से उनके व्यक्तित्व में अच्छे खासे बदलाव आए जो धीरे धीरे जेल अधिकारियों को भी नजर आने लगे। इसी वजह से जब जेल के अंदर स्थित पावर प्लांट में प्रबंधक की जगह खाली होने की खबर आई
तो चार्ली ने पावर प्लांट के प्रबंधन से जुड़ी जो पढ़ाई की थी वो उनके काम आई। ब्राउन और बिगलो नाम की कंपनी के मालिक हर्बर्ट ह्यूज बिगलो को टैक्स की चोरी के इल्जाम में सजा हुई और वो भी लेवेंसवर्थ आए। उन्होंने जेल में अपने समय में चार्ली की मेहनत और लगन को देखा और उससे प्रभावित होकर चार्ली से वादा किया कि जेल से छूटने पर हर्बर्ट उन्हें जरूर काम देंगे। आजाद होकर जब चार्ली हर्बर्ट से मिलने गए तो उन्होंने अपना वादा निभाते हुए चार्ली को काम पर रख लिया। वहां पर अपने कार्यकाल में चार्ली ने बहुत तरक्की की और एक मजदूर से मालिक बनने तक का सफर तय किया। उनकी देखरेख में कंपनी का व्यापार $30 लाख से $5 करोड़ तक पहुंचा। उन्होंने लगभग 500 कैदी जो जेल से छूटे थे उन्हें भी चार्ली ने काम पर लगाया और एक अच्छी इज्जतदार जिंदगी दी। चार्ली ये सब कर पाए अपनी पीएमए की ताकत से। जब जिंदगी ने उन्हें चुनौती दी तो उन्होंने चिंता नहीं की, बल्कि चुनौती को स्वीकार कर पढ़ाई कर अपने आप को तैयार किया। और आप देख सकते हैं कि उन्होंने कितने सारे कमाल कर दिखाए। जब हम जिंदगी की दिक्कतों को परेशानी नहीं बनने देते तभी ऐसा मुमकिन हो पाता है। इतना याद रखिए कि चुनौतियां, मुसीबतें, रास्ते के रोड़े, तकलीफें, अभाव, परेशानियां हर एक इंसान के हिस्से में आती हैं। फर्क ये होता है कि हम उन्हें किस नजरिए से देखते हैं, उनसे किस तरह जूझते हैं। सबसे खास बात यह है कि इनसे गुजरते वक्त हमारा रवैया पीएमए यानी कि सकारात्मक है या एनएमए यानी कि नकारात्मक। इस किताब के लेखक नेपोलियन हिल और डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन भगवान पर हमेशा विश्वास रखने पर जोर देते हैं। उनके अनुसार चुनौतियों को गले लगाना चाहिए और यही तरीका है उन्हें सुलझाने का। इस सिद्धांत की जीती जागती मिसाल है चार्ली वॉर्ड की कहानी। जिस इंसान की ये सोच है कि अवसर भेस बदलकर चुनौतियों के रूप में हमारे सामने खड़ा होता है, उसी ने पीएमए की ताकत को सही से समझा है। उसे पता होता है कि चुनौती को हराने की उसकी तरकीब उसे जरूर सफलता दिलाएगी। ऐसा इंसान जिंदगी में कभी भी नहीं हारेगा। उसे पता होता है कि सफलता और विफलता धूप छांव जैसी है, एक जाएगी तो दूसरी आएगी और दूसरी जाएगी तो पहली आएगी। ये चक्र चलता रहेगा। ठीक वैसे जैसे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आते हैं। अमेरिकन नेशनल बैंक एंड ट्रस्ट कंपनी ऑफ शिकागो के वाइस प्रेसिडेंट पॉल रेमंड ऐसे ही एक इंसान थे। बैंक में अपने कार्यकाल के दौरान वो ग्राहकों की देखरेख करते, उनकी शिकायतें दूर करने में मदद करते, उन्हें हर संभव सहूलियत मुहैया कराते। साथ ही साथ वो उन्हें हर साल ड्यूई और डेकिन की किताब साइकिल्स की कॉपी भेजते। इससे बैंक के कई ग्राहकों ने बहुत पैसे कमाए। उन्हें अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव की एक बेहतर समझ आई। हिल और स्टोन आगे कहते हैं कि चुनौतियों का साहस पूर्वक सामना करने के लिए अपने अंदर इन 7 गुणों का समावेश करें: विवेक, साहस, सहनशीलता, न्याय, आस्था, आशा और उदारता। इनसे आपका जीवन सुखी, समृद्ध और संतुष्ट होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये भाग आपको पसंद आया होगा। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं नेपोलियन हिल और डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन द्वारा लिखित किताब सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की। मैं पीयूष हूं और ये है कुकू एफएम। इस भाग में हम बात करेंगे दूरगामी दृष्टि की संकल्पना पर। जॉर्ज कैम्बल को बचपन से ही एक खास किस्म का मोतियाबिंद था, जिसकी वजह से उन्हें दिखता नहीं था। डॉक्टरों ने कहा कि उस वक्त वो बीमारी लाइलाज थी। उन्हें दिखता भले ही ना हो, लेकिन उनके माता पिता के प्यार ने उन्हें कोई कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन एक दिन खेलते वक्त एक गेंद उनकी तरफ आ रही थी और एक लड़के ने जॉर्ज को चेतावनी दी, पर गेंद उन्हें लग गई। वे अचंभित थे। उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ, मुझे गेंद लगने से पहले ही उस लड़के को कैसे पता लग गया कि गेंद मेरी तरफ आ रही है? जॉर्ज तब 6 साल के थे। उनकी माँ समझ गई कि वो घड़ी आ गई है जब जॉर्ज को सच्चाई बतानी चाहिए। उनकी माँ ने उन्हें बड़े प्यार से गोद में लेकर उनके हाथों की 5 उंगलियों को छू छू कर इंसान की 5 इंद्रियों के बारे में बताया। सुनने की शक्ति, स्पर्श की शक्ति, सूंघने, स्वाद और आखिर में देखने की शक्ति के बारे में।
फिर उनकी मां ने कहा कि जॉर्ज के पास 5 नहीं बल्कि 4 उंगलियां हैं, यानी 4 शक्तियां। बाकी लोग देख सकते हैं पर जॉर्ज नहीं। उनकी मां ने जॉर्ज की छोटी वाली उंगली को हथेली की तरफ मोड़ दिया और उसके बाद उनके हाथ में गेंद थमा दी। जॉर्ज ने सिर्फ 3 उंगली और अंगूठे से गेंद को पकड़ा। इसके बाद पूरी जिंदगी जॉर्ज अपनी मां की कही हुई बात कभी नहीं भूले। उनकी मां ने कहा था कि याद रखो, जो काम बाकी लोग 5 उंगलियों से करते हैं, तुम्हें वही काम सिर्फ 4 उंगलियों से करना है। और ये बात ही उनके जीवन की नींव बनी। इस सकारात्मक सोच ने जॉर्ज को असीम शक्ति प्रदान की। कुछ वर्षों बाद जब वे बालिग हुए तो चिकित्सा विज्ञान में हुए विकास से जॉर्ज का अंधापन एक ऑपरेशन के बाद ठीक हो गया। उनकी आंखों की रोशनी लौट आई। जब डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद जॉर्ज की आंखों की पट्टी खोली तो जॉर्ज ने महसूस किया कि सामने खड़ी 62 वर्षीय महिला उनकी मां है, जिनके चेहरे पर काफी झुर्रियां थी। जॉर्ज उन्हें तब तक पहचान नहीं पाए जब तक उनकी मां ने उनसे बात नहीं की। उन्होंने अपनी मां को उस दिन तक कभी भी देखा नहीं था, सिर्फ उनकी आवाज सुनी थी और स्पर्श को महसूस किया था। जब उनकी आंखों की रोशनी लौटी तो उन्होंने महसूस किया कि जो आवाज उन्होंने सुनी वो उनकी मां की ही थी और उनकी मां ऐसी दिखाई देती है। इसी तरह हम भी जब कुछ देखते हैं तो आंखों से नहीं बल्कि उसे अपने नजरिए से देखते हैं। आंखें तो केवल लेंस का काम करती हैं, प्रकाश की किरणों को दिमाग तक पहुंचाने में। दिमाग में हमारी यादों का, पहचान का, विचारों का, धारणाओं का और अनुमान का लेखा जोखा होता है, जिसके कारण हम देखकर पहचान पाते हैं। अगर हम गौर करें तो देखने का असली काम तो हमारा मन करता है और मन को एक सटीक आकृति देता है हमारा रवैया। रवैया अगर पीएमए से प्रभावित है तो दृष्टि सकारात्मक और एनएमए से प्रभावित है तो दृष्टि होगी नकारात्मक। हम सब के अंदर एक जॉर्ज कैम्पबेल है जिसकी सिर्फ 4 उंगलियां हैं। 5वीं उंगली हमें अपने रवैये से खुद ही बनानी पड़ेगी। किताब के लेखकों का मानना है कि इसके लिए हमें अपने आप से सवाल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि उन्हीं सवालों के जरिए हम अपने अंदर झांक कर अपने अंतर्मन के सुझावों से अपनी राह आसान कर पाएंगे। समय समय पर हमें अपने दृष्टिकोण को परखते रहना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम झूठी धारणाओं, गलत सिद्धांतों में उलझकर फंस कर रह गए हों। अपने मन में झांक कर, अपने अंतर्मन से गहन बातचीत कर हम अपने दृष्टिकोण को परख सकते हैं। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि बगल में छोरा और नगर में ढिंढोरा वाली बात होती है। अवसर हमारे ही आंगन में कहीं छुपा होता है, लेकिन घर की मुर्गी को दाल बराबर समझकर हम बेकार ही अवसर की तलाश में पूरा शहर छान मारते हैं। अपने आसपास के अवसरों को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। थॉमस एडिसन को उनकी अध्यापिका ने कहा था कि वे अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विद्यालय में सारा दिन तो वो या तो चित्र बनाते या खिड़की से बाहर की तरफ झांकते रहते। कक्षा में उनका ध्यान नहीं लगता था। उनकी इस बात पर थॉमस की मां भड़क गई और अध्यापिका से लड़ पड़ी कि थॉमस से ज्यादा प्रतिभाशाली कोई दूसरा बच्चा नहीं है। अपनी मां के इस भरोसे से थॉमस की हौसला अफजाई हुई और आगे चलकर वे महान वैज्ञानिक बने। कभी कभी किसी दूसरे के दृष्टिकोण से देखने से भी हमें काफी लाभ होता है। खुद से सवाल करना बहुत जरूरी है। सवाल ऐसे विषयों पर जिनके प्रति आपकी जिज्ञासा हो या जिनमें कोई पहेली छुपी हो। लगातार सवाल करने के अभ्यास के कारण दुनिया की एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज संभव हो सकी। इंग्लैंड में एक नौजवान अपनी दादी के फार्म हाउस पर छुट्टियां मना रहा था। वो अपनी पीठ के बल सेब के एक पेड़ के नीचे लेटा था और कुछ सोचने में मगन था। तभी पेड़ से एक सेब नीचे गिरा। ये नौजवान गणित का एक बहुत पहुंचा हुआ छात्र था। उसके मन में इस घटना से संबंधित कई सवाल उठे। ये सेब जमीन पर कैसे गिरा? क्या धरती उसे अपनी ओर आकर्षित करती है? क्या सेब धरती को अपनी ओर आकर्षित करता है? क्या ये दोनों ही एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? इसके पीछे ब्रह्मांड का कौन सा नियम है? आप तो समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं मशहूर वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन की। अगर उस दिन न्यूटन ने ये सारे सवाल खुद से नहीं पूछे होते तो आज गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सिर्फ ख्याली पुलाव होता। लेकिन क्योंकि न्यूटन ने ये सारे सवाल खुद से किए, इसीलिए ये सारे विचार उनके अचेतन मन में बस गए और धीरे धीरे उस पर गहन चिंतन कर न्यूटन ने खोज निकाला पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का नियम।
किताब के लेखकों का मानना है कि हमारी नजर तय करती है हमारा नजरिया, और नजरिए को सही दिशा मिलती है हमारे रवैये से, जिसको हमें हमेशा पीएमए की तरफ रखना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस भाग में भी मजा आया होगा। अगर आपके पास कोई भी ऐसा किस्सा हो जिसने आपके या आपके किसी जानने वाले के नजरिए में परिवर्तन करवाया हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस एपिसोड में हम बात करेंगे काम को अंजाम देने के असरदार तरीकों पर। हम एक ऐसे स्व प्रेरक यानी कि सेल्फ मोटिवेटर की बात भी करेंगे जो आपको प्रोत्साहन देगा अपने सपनों को साकार करने के लिए, क्योंकि असलियत में ये एक सेल्फ स्टार्टर की तरह है जो हमारे अंदर के डर, हिचकिचाहट टालने की आदत को मिटाता है ताकि हम अपनी राह पर आगे बढ़ सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष हूँ। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम और हम चर्चा कर रहे हैं नेपोलियन हिल और डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन द्वारा लिखित किताब सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी काम को करने में अकारण विलंब कर रहे हैं, उसे किसी न किसी बहाने से बस टाले जा रहे हैं? आपको पता है कि उस काम को करना आपके लिए जरूरी है, पर जैसे कोई ताकत आपको पीछे की तरफ खींच रही हो और आप बस उसे टाले जा रहे हैं। अगर इस तरह का अनुभव आपको जीवन में कभी भी हुआ है तो दोस्तों, आपको भी चाहिए वही सेल्फ स्टार्टर जिसकी हमने अभी बात की। किसी भी काम को अंजाम देने का सबसे असरदार तरीका होता है उस विचार पर अमल करना जो हमें वो काम करने के लिए कह रहा है। जिस सेल्फ स्टार्टर की हम बात कर रहे हैं वो है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। लेखकों ने इसे डू इट नाउ का नाम दिया है। आइए देखें कैसे इस सेल्फ स्टार्टर से हमें मिलता है सफलता का रास्ता। डू इट नाउ को आसानी से समझाने के लिए किताब में बहुत ही प्रासंगिक उदाहरण दिया गया है। हम लोग अक्सर सुबह उठने के लिए घड़ी में या आजकल मोबाइल फोन में अलार्म लगाते हैं। फर्ज कीजिए हमने सुबह के 6 बजे का अलार्म लगाया, पर जब वो अलार्म बजता है तो हमें थोड़ा सा आलस आ जाता है। हम उसे स्नूज कर देते हैं अगले 5 मिनट या फिर 10 मिनट के लिए। डू इट नाउ सेल्फ स्टार्टर ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि वैसा हम एक दिन करेंगे, फिर अगले दिन और फिर उसके बाद हर दिन सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और 6 बजे उठने की आदत हम कभी डाल नहीं पाएंगे। ये सेल्फ स्टार्टर कहता है कि पहले दिन से ही हमें अपने आलस्य को पराजित कर 6 बजे उठ जाना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में भी हम 6 बजे ही उठ सके। केनेथ अर्विन हार्मन युद्ध के कैदी थे। जापान द्वारा किए गए हमले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उन्हें एक शिविर कारावास यानी प्रिजन कैंप में भेज दिया गया। वहां से उन्हें बाद में मुख्य कारावास में भेजा जाना था। कारावास में पहुंचते ही उन्हें वहां पड़ी एक किताब दिखी। किताब थी थिंक एंड ग्रो रिच। केनेथ ने किताब को पढ़ना शुरू किया। उस किताब को पढ़ते पढ़ते उनकी मुलाकात उस खास इंसान से हुई जिसके बारे में हमने दूसरे भाग में बात की थी। उस खास इंसान के पास वो अदृश्य तिलिस्म था जिसके एक तरफ था पीएमए और दूसरी तरफ एनएमए। किताब की शुरुआत के समय उनमें घबराहट थी, डर था कि जेल में उन्हें यातनाएं सहनी पड़ेंगी, शायद उनकी मृत्यु भी हो जाए। जैसे जैसे केनेथ किताब पढ़ते गए उनके अंदर बदलाव आता गया। अब उन्हें वो किताब पूरी पढ़नी थी। वो उसे अपने पास ही रखना चाहते थे, पर वो किताब उनकी नहीं थी, एक दूसरे कैदी की थी। और तो और उन्हें ये डर भी सताने लगा कि कभी न कभी उन्हें यहां से ले जाया जाएगा। किताब को हमेशा के लिए खो देने के डर से केनेथ काफी परेशान हो गए। युद्ध कारावास की विषम परिस्थितियों में ये किताब एक उम्मीद की किरण थी। केनेथ ने वहां उपलब्ध एक टाइपराइटर में उस किताब को छापकर उसकी एक और प्रतिलिपि बनानी शुरू कर दी। वो दिन रात उस टाइपराइटर पर काम करते और थिंक एंड ग्रो रिच किताब के एक एक पन्ने को केनेथ ने छाप दिया। जैसे ही उन्होंने उस किताब को छापा, उसके ठीक 1 घंटे बाद केनेथ को वहां से एक दूसरे शिविर कारावास में ले जाया गया। सैंटो थॉमस नाम का ये शिविर कारावास बदनाम था उसके कैदियों पर होने वाली यातनाओं के लिए। सैंटो थॉमस कारावास के अंदर का माहौल बेहद भयावह और विभत्स था। अधिकतर कैदी मानसिक और शारीरिक रूप से टूट चुके थे। वे सभी भविष्य को लेकर बेहद नाउम्मीद थे। ऐसे समय में केनेथ की मेहनत रंग लाई। थिंक एंड ग्रो रिच की जो प्रतिलिपि उन्होंने अपने लिए बनाई थी, वहां केनेथ ने उसको अपने सीने से लगाकर रखा। उसे पढ़कर उन्हें हिम्मत मिली और उम्मीद बनती रही।
वो कल्पना करते रहे कि वहां से आजाद होकर वो कैसा जीवन बिताएंगे। इस उम्मीद में उन्हें यातना सहने की हिम्मत मिली। युद्ध खत्म होने के बाद उन्हें आजाद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि सैंटो थॉमस में बिताए गए अपने समय की वजह से उनमें सुधार आया, क्योंकि उनका मार्गदर्शन करने के लिए एक बहुत ही उपयोगी किताब उनके साथ थी। और वो इसलिए क्योंकि केनेथ ने डू इट नाउ सेल्फ स्टार्टर की आवाज सुनी और उसी वक्त किताब की एक प्रतिलिपि बना ली। यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन के एक विद्यार्थी योर्गेन युल्डाल अपने खाली समय में एक टूरिस्ट गाइड का काम भी करते थे। वो अपने काम को खूब मन लगाकर और चेहरे पर मुस्कान के साथ करते थे। उनके काम से खुश होकर शिकागो से आए कुछ पर्यटकों ने उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आने का आमंत्रण दिया। साथ ही साथ उन लोगों ने योर्गेन के आने का सारा खर्चा भी उठाया और उनके लिए एक दिन वॉशिंगटन देखने का इंतजाम भी कर दिया। वॉशिंगटन में उनका होटल भी करवा दिया और शिकागो तक का टिकट भी। खुश होकर योर्गेन वॉशिंगटन पहुंचे। शिकागो जाने की टिकट उनकी जेब में थी और बटुए में उनका पासपोर्ट और हाथ खर्च के पैसे भी। लेकिन होटल रूम में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि उनका बटुआ चोरी हो गया है। पहले तो वे थोड़ा हताश हुए। होटल के मैनेजर ने आश्वासन दिया कि वो बटुए को ढूंढने की हर संभव कोशिश करेंगे। लेकिन योर्गेन के पास वॉशिंगटन देखने के लिए बस एक दिन का समय था। इसीलिए समय बर्बाद ना करते हुए उन्होंने वही किया जिसके लिए वो आए थे। वो निकल पड़े वॉशिंगटन की सैर पर। उनके पास शिकागो जाने का टिकट था ही और कुछ छुट्टे पैसे भी थे, जिनसे बादाम और कैंडी खरीदकर उन्होंने अपने खाने का इंतजाम कर लिया। योर्गेन ने पूरे वॉशिंगटन की सैर की, वहां से शिकागो गए और कुछ 4-5 दिन बाद पुलिस को उनका खोया हुआ बटुआ भी मिल गया, जिसमें उनका पासपोर्ट था। योर्गेन ने भी अपने सेल्फ स्टार्टर डू इट नाउ को काम पर लगाया। इस कारण उन्होंने बटुआ ढूंढने में समय बर्बाद ना कर वॉशिंगटन की सैर के मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। अक्सर हम जो पढ़ते हैं उससे हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है, लेकिन हम उस ज्ञान को अमल में नहीं लाते और इसी वजह से हमारा जीवन वैसा का वैसा ही रहता है। जीवन में बदलाव लाने के लिए जरूरी है कि अपने अर्जित किए ज्ञान को अमल में लाया जाए। डू इट नाउ सेल्फ स्टार्टर भी यही कहता है और यही है जिंदगी में वो हासिल करने का राज जिसको हम चाहते हैं। कर्म करने से आदत बनती है और आदत से बनता है चरित्र, चरित्र से संवरता है भाग्य और भाग्य से सुधरती है जिंदगी। एक अच्छे जीवन की शुरुआत अच्छे कामों से होती है, इसीलिए कोरे ज्ञान के साथ साथ कर्म पर भी ध्यान देना उतना ही जरूरी है। हमें अपने ज्ञान की जिम्मेदारी लेनी होगी। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव हो जहां आपने कर्म से अपने सेल्फ स्टार्टर की आवाज सुन अपना मुकद्दर खुद संवारा हो या अपने जीवन में कुछ हासिल किया हो, तो उसे हमारे साथ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बांटें। क्या आपको कभी अपने जीवन में प्रेरणा की कमी महसूस होती है या आपको यह सवाल सताता है कि जीवन में प्रेरित कैसे हो? लेखकों की माने तो प्रेरणा उस तत्परता को बताया गया है जिससे आप काम पर लगते हैं, अपने सपनों की ओर आगे बढ़ते हैं। एक इरादा, एक जज्बा जो आपको चुनौतियों के सामने आत्मविश्वास पूर्वक खड़े होने का साहस दे। और इस भाग में हम बात करेंगे कि हम अपने आप को प्रेरित कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष हूं और आप सुन रहे हैं कुकू एफएम। हम चर्चा कर रहे हैं नेपोलियन हिल और डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन द्वारा लिखित किताब सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की। 65 वर्ष की उम्र में एक सफल मेकअप कंपनी के मालिक ने काम से छुट्टी ले ली। उनके दोस्त और रिश्तेदार उनसे सारी जिंदगी बस एक ही सवाल करते रहे कि उनकी कंपनी के बनाए मेकअप के सामान में ऐसी कौन सी खास बात थी जो वो इतना मशहूर थे। सभी लोग उनके मेकअप के सामान के उस खास नुस्खे के पीछे पड़े थे, पर वो मालिक जवाब ही नहीं देता। उसके 75वें जन्मदिन पर लोगों ने फिर से उससे नुस्खे का किस्सा छेड़ दिया और पता नहीं कैसे, पर वो मालिक जवाब देने को तैयार हो गया। तो उसने कहा, आप सब लोगों ने इतने सालों तक मुझसे अच्छा बर्ताव किया है, तो क्यों नहीं? बात यह है कि बाकी कंपनियां जो नुस्खे अपनाती हैं अपने मेकअप के सामान को बनाने के लिए, मैं भी उसी का इस्तेमाल करता हूं। बस एक छोटा सा फर्क है, मैं उसमें एक जादुई मंत्र सा फूंक देता हूं। सबने पूछा, क्या है वो जादुई मंत्र? तो मालिक ने कहा, मैंने कभी भी किसी महिला से यह दावा नहीं किया कि मेरे मेकअप का सामान आपको खूबसूरत बना देगा, पर मैं ये जरूर कहता हूं कि मैं उम्मीद करता हूं
आप इस मेकअप के सामान का इस्तेमाल कर खूबसूरत जरूर दिखेंगी। उम्मीद ही तो थी उनकी मेकअप की कंपनी की सफलता का राज। उम्मीद एक इच्छा है कुछ पाने की, इस अपेक्षा के साथ कि जो इच्छित है वो हासिल हो सके, और एक विश्वास कि उसे हासिल किया जा सकता है। जो कुछ भी इच्छित है उसे अगर हम पाने का विश्वास और हासिल करने की क्षमता रखते हैं तो उसकी तरफ हमारा मन अनायास ही आकर्षित हो जाता है। हमने इस किताब में अब तक यही जाना कि किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना या नकारात्मक विचार हानिकारक है किसी भी व्यक्ति या समाज के लिए। पर क्या कोई भी ऐसी परिस्थिति हो सकती है जहां पर नकारात्मक भावनाएं लाभदायक हों? लेखक का मानना है कि हां, बशर्ते समय और हालात वैसे हों। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से हालात हो सकते हैं जहां पर नकारात्मक भावना भी लाभदायक होती है। बहुत सारी नकारात्मक भावनाओं ने इंसान और मानव समाज की रक्षा की है। इन्हीं भावनाओं के चलते हमारी हस्ती आज भी पूरी तरह से मिटी नहीं है। जिस तरह एक चुंबक की नेगेटिव साइड से दूसरे चुंबक की नेगेटिव साइड विकर्षित होती है, उसी तरह इंसान की नकारात्मक भावनाएं भी प्रकृति की दूसरी नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाती हैं। मसलन हमें पता है कि आग से खतरा है या ऊंचाई से गिरने से गंभीर चोट लग सकती है या मौत भी हो सकती है, तो इस डर के कारण हम सतर्क रहते हैं और सुरक्षित भी। वैसे तो डर एक नकारात्मक भाव है जिसके बारे में अब तक किताब में यही कहा गया है कि हमें डर को हराना चाहिए, लेकिन आत्मरक्षा से जुड़ी डर की भावना हमें सुरक्षित रखती है। क्रोध और घृणा की भावनाएं भी नकारात्मकता की श्रेणी में आती हैं। मगर जब भी कोई दुश्मन हमारे देश पर हमला करे या समाज में कोई अत्याचारी शासक हो जिसके खिलाफ मोर्चा निकालना जरूरी हो जाए, तब यही नकारात्मक भावनाएं प्रेरणा स्रोत बनती हैं। मानव हत्या अक्षम्य है, लेकिन जब भी ऐसी कोई हत्या किसी जुल्म करने वाले को रोकने के लिए करनी पड़े या किसी तानाशाह के जुल्म को खत्म करने के लिए, तो उसे हमारे समाज में हमेशा सकारात्मक दृष्टि से ही देखा जाता है। जीवों में मनुष्य ही एक है जो प्राकृतिक वृत्ति या फिर किसी बाहर के प्रभाव के अलावा अपने आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकता है। ये शक्ति उसे दूसरे जीवों से भिन्न बनाती है और यही शक्ति इंसान को अपनी आदतें बदलने में मदद करती है। सभ्य और पढ़े लिखे व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण बेहतर तरीके से रखते हैं। सफलता की ओर बढ़ने के लिए अपने विचारों और भावनाओं पर सटीक नियंत्रण बेहद जरूरी है। अल्फ्रेड सी फुलर एक गरीब किसान परिवार से थे और नोवा स्कोशिया में रहते थे। उनके कार्यकाल के शुरुआती 2 साल बेहद कठिन थे, क्योंकि उन 2 वर्षों में अल्फ्रेड 3 बार नौकरी से निकाले गए। पर उसके बाद उनमें एक बड़ा बदलाव आया। अल्फ्रेड ने हेयर ब्रश बेचना शुरू किया और इस काम में वे बेहद निपुण हो गए। उन्हें समझ आ गया था कि वे पहले असफल क्यों रहे। उनकी पहली 3 नौकरियों में उनका मन नहीं लगता था, पर सेल्स उनसे अच्छे से होती, क्योंकि एक सेल्समैन होना उन्हें प्राकृतिक लगता था। वे समझ चुके थे कि वे बहुत ही अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं और उन्होंने ऐसा ही किया। इस काम में उन्हें अपार सफलता मिली और अल्फ्रेड ने और तरक्की करने के बारे में सोचा। पहले तो वो दूसरों के बनाए हुए हेयर ब्रश बेचते थे, पर बाद में उन्होंने खुद के बनाए हेयर ब्रश बेचना शुरू किया। वे शाम को अपने हेयर ब्रश बनाते, जिन्हें अगले दिन बाजार जाकर बेच देते। इस काम में उन्हें बहुत मजा आया। धीरे धीरे उनका काम फैलता गया और उन्होंने एक जगह भाड़े पर ले ली, जो उनका पहला दफ्तर बना, द फुलर ब्रश कंपनी। अल्फ्रेड की इस कंपनी के अब हजारों सेल्समैन हैं, जो लाखों करोड़ों का व्यापार कंपनी के लिए लाते हैं। शुरुआती असफलताओं से विचलित न होते हुए अपने प्राकृतिक जज्बे को ढूंढ निकाला अल्फ्रेड ने, और इस तरह रची गई उनकी सफलता की दास्तान। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस भाग में मजा आया होगा। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें बताएं अपनी प्रेरणा की कहानी कि कैसे हुए आप प्रेरित और उससे आपने क्या हासिल किया। दोस्तों, पिछले भाग में हमने बात की थी कि खुद को प्रेरित कैसे करें, लेकिन इस मानव समाज में जितने भी सफल प्रयास रहे हैं वो कभी भी एक अकेले इंसान की मेहनत का नतीजा नहीं थे। और यही वजह है कि सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि अपने सहकर्मियों को भी प्रेरित करना बहुत जरूरी हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष हूं और आप सुन रहे हैं कुकू एफएम। हम चर्चा कर रहे हैं नेपोलियन हिल और डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन द्वारा लिखित किताब
सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की। और इस भाग में हम बात करेंगे कि दूसरों को प्रेरित करने के तरीके क्या क्या हैं। एक बार एक पिता को अपने 2.5 साल के बेटे से प्रेरणा कैसे मिली, ये जानते हैं। क्रिसमस डिनर के बाद दोनों अपने घर की तरफ जा रहे थे। थोड़ी दूर चलने पर वो बच्चा रुक गया। उसने अपने पिता की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, पापा। पिता ने पूछा, हाँ बोलो बेटा। वो बच्चा थोड़ा सहम कर फिर से बोला, अगर आप प्लीज बोलेंगे तो आप मुझे गोदी में ले सकते हैं। अब आप ही बताइए, इस तरह की प्रेरणा को कोई भला कैसे ठुकरा सकता है। एक नवजात शिशु भी अपने माता पिता के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। ये सोच कि जिन तकलीफों से उन्हें गुजरना पड़ा है उससे उनके बच्चे ना गुजरें, ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। अपने बच्चे को एक बेहतर जीवन देने के लिए माँ बाप हर संभव कोशिश करते हैं, अनगिनत कुर्बानियां भी देते हैं और ऐसा करने